तारीख के तालिब इल्मों को मालूम है कि लियाकत अली खान के शहादत के पीछे कौन लोग थे। गुलाम मोहम्मद साहब ने ये पट्टी पढ़ाई ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, आप वज़ीर आज़म हो जाएं। पंजाब की जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है, उन्होंने खुद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के खिलाफ साजिश की कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि भाई मोहम्मद अली फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है। अयूब भी उस मीटिंग में मौजूद है। मोहम्मद अली बोगरे से कहा गया कि ये लो रिज़ाइन, उससे साइन करा लो। बोगरा साहब गए और वापस आ गए। क्या लगा साइन तो उसने क्या करने थे, उसने मुझे गालियाँ दी है। फिर इन सब ने कहा जो वहाँ तैयार कर रहे थे माहौल, सिकंदर मिर्ज़ा को लाने का, जनरल साहब आप जाए। सन 55 में कैबिनेट बनी, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म जो थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली साहब, उसके वज़ीर आज़म थे। उस काबीना में पहली बार सोहरावर्दी ने वज़ीर कानून की हैसियत से हलफ उठाया। तो जब वो वज़ीर कानून बन गए तो अब वो दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी तब उनकी पड़ गई। तो ये सोहरावर्दी और चौधरी मोहम्मद अली की कोशिशों से मशरक़ी पाकिस्तान की जो सारी क़यादतें थी वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई कि हमारी जो कौमी असम्बली में जो हमारी नुमाइंदगी होगी वो मसावात की बुनियाद पर होगी। तो ये इतना बड़ा फ़ैसला इन लोगों की वजह से हुआ। चुनांचे फिर बाद में ये हुआ कि वो सोहरावर्दी साहब वो नाराज़ हो गए और वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। सिकंदर मिर्ज़ा ने उसको चकमा भी दिया हुआ था कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना दूंगा, लेकिन जब वो आइन बन गया, वो हो गया, तो वो उसने उसका वादा पूरा नहीं किया। उसकी बजाय उन्होंने उसको चौधरी मोहम्मद अली साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। उस पर वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर फिर उन्होंने जब दस्तूर मंजूर हो रहा था तो उन्होंने उसका बायकाट किया। 54 का जो आइन उस वक्त प्रपोज आइन था, उसके बाय लार्ज शिकें वही हैं जो 56 के आइन के, स्वाय इस बात के कि उसमें 1 यूनिट बना के बराबरी कर दे, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। वो पैरिटी का प्रिंसिपल इसके अंदर इंजेक्ट किया गया 1956 के आइन में। वो जब ये मंजूर हुआ है, इस पर मैं ये समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि उन्हीं दिनों में कभी मशहूर है, इससे पूछा गया, इनकी सोहरावर्दी की जो बाद में उनकी बायोग्राफी है, उसमें किसी ने पूछा कि आप क्या मान आए हैं, आपने 56 का आइन पे क्यों आपने दस्तखत कर दिए हैं, उसमें तो हमारे हकूक़ के साथ ज़्यादती की गई है, 55% आबादी को 50% नुमाइंदगी दी है, ये आपने क्यों मानी है। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को एक चांस और देना चाहता हूँ। गवर्नर जनरल था ना वो सिकंदर मिर्ज़ा, उसने शर्त रखी थी वैसे आइन में ने कि मुझे प्रेसिडेंट रखेंगे। उन्होंने कहा मान ली कि चलो आइन तो बने, प्रेसिडेंट किसी को बनाना, उसी को प्रेसिडेंट बना दिया। तो फिर 23 मार्च को वो नाफज हुआ, 56 को 23 मार्च को नाफज हुआ। स्कूलों में बड़े फंक्शन हुए, बड़ी मिठाइयाँ हुई, रेडियो पर तकरीरें हुई, फॉरेनर्स की, एम्बेसडर्स की सुनी। हमने बच्चे थे, हमने, मुझे याद है ना ये चीज़ें, सारे मंजर। हम भी गए जिना पार्क सियालकोट में, जुलूस सारा परेड हो रही है, खुशी बनाई जा रही है। अखबारात में नंबर मोहम्मद अली से मोहम्मद अली तक, यानी कि कायदे आज़म से मोहम्मद अली चौधरी तक उन्होंने बनाया आइन। उसके बाद जब चौधरी मोहम्मद अली का ख़त्म हो गया, उनकी 1 साल के करीब रही वज़ारत उज़्मा, उसकी जगह पे सोहरावर्दी साहब आ गए। अब सोहरावर्दी साहब ने आने के बाद मैंने उनकी तकरीर ख़ुद सुनी, क्योंकि उन्होंने जो वज़ीर आज़म बनने के बाद एक दफ़ा वो पंजाब असम्बली में भी आए थे तकरीर करने के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे 98% जो मुतालबात थे ख़ुद मुख्तारी के, वो सन 56 के दस्तूर में पूरे हो गए। इसलिए, और ये वो जो पहले 1 यूनिट का मसला भी था, 1 यूनिट भी पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे सारे मुतालबात पूरे हो गए हैं, हम मुतमईन हैं। और हम चुनाचे उसके तहत उन्होंने हल्फ उठाया, उसके तहत उन्होंने 1 साल वज़ीर आज़म भी रहे।
और हमने आइन बनाया था, मजाक किया था। इट वॉज पैरिटी और प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। इनफैक्ट हमने पहले 25 बरस अपने मुल्क को उस कॉलोनी पर चलाया जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। 1955 से लेके 1958 तक सारी जो मैन्युपुलेशन है वो सारी सिकंदर मिर्ज़ा की थी। चौधरी मोहम्मद अली को वज़ारत उज़्मा से अलग करना, सोहरवर्दी को वज़ीर आज़म बनाना, सोहरवर्दी को निकालना, चंद्रीगढ़ को बनाना, चंडीगढ़ को निकालना, फिरोज़ खान नून को बनाना, सारा खेल सिकंदर मिर्ज़ा खेल रहे थे। और वो ही वॉज वेरी पावरफुल, और वो ये सब कुछ कर रहे थे अयूब खान की सपोर्ट से। और आइन में एक ऐसा, मैंने फिर चौधरी मोहम्मद अली साहब से बात भी की, उसमें एक फ़िक्रा ऐसा था जिसका उसने फ़ायदा उठाया। तो फ़िक्रा ये था कि वज़ीर आज़म सदर की खुशनुदी तक इक़्तिदार में रह सकते हैं। मैंने चौधरी मोहम्मद अली साहब से कहा, मैंने कहा इसलिए तो सारी तबाही भी चाहिए। उसने कहा मुझे अब एहसास हुआ है, अब वो खुशनुदी जो होती है, अब सदर की खुशनुदी, वो कहते मुझे आप कि मुझे मेरी खुशनुदी नहीं रही आपकी, मैं नहीं चाहता, तो चुना जो उसको उसकी बिना पर वो उसको डिसमिस कर देते। तो वो एक फ़िक्रा जो था वो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी वजह से ये 5 वज़ीर आज़म डिसमिस हुए। जब रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जब आइन बदल हो गया, सिकंदर मिर्ज़ा पहले आपके सदर बने, तो उन्होंने कहा कि मैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का कायल। ये उनके अल्फाज से। जब अयूब खान ने तख्ता उल्टा तो वो बेसिक डेमोक्रेसीज पर आ गए, और दोनों जगह जो है वो मसला था इनडायरेक्ट इलेक्शन का, और ये तस्वुर था कि अवाम इस बात के अहल नहीं है कि वो अपना हुक्मरान खुद चुने। और सिकंदर मिर्ज़ा ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो दस्तूर है ये काबिल अमल ही नहीं, यानी जिस पर उसने हल्फ उठाया उसके बारे में वो बार बार कहता रहा ये काबिल अमल ही नहीं, क्योंकि खुद मुख्तारी मशरक़ी पाकिस्तान को इतनी दे दी गई है जो नाकाबिल कबूल है, इस तरह की वो बातें करते हैं। मार्च 1956 में आइन जो है वो मंजूर होता है। 6 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, ये ज़्यादा 1 साल में हो जाते हैं जैसा इंडिया में हुआ था। तो वो इलेक्शन हर दफ़ा पोस्टपोन होते होते अक्टूबर 1958 तक हम पहुंच गए, जो कि तकरीबन 2.5-3 साल है। इलेक्शंस अनाउंस होते हैं फरवरी 1959 के लिए, पहले इलेक्शन में से उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी थी। उस कैंपेन में सोहरावर्दी जो है सबसे आगे था, जो नज़र आ रहा था उस वक्त कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो मशरक़ी पाकिस्तान में जो अवामी लीग है वो कैरी कर जाएगी, सारा 80-90% सीटें कैरी करके ले जाएगी, ये नज़र आ रहा था। तो उसका उस वक्त की स्टेटमेंट्स हैं, उसने कहा कि हम सिकंदर मिर्ज़ा को फारिग करेंगे क्योंकि ये सिर्फ साजिशें करता है। तो मैं फिरोज़ खान नून जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, मैं उनको कबूल करता हूँ, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मैं फिरोज़ खान नून को पाकिस्तान का सदर बनाऊंगा और मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। और जब उसे मालूम हो गया कि अब ये मुझे इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुझे सदर मुंतखब नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्होंने अयूब खान पहले ही ये कह रहे थे कि ये सियासतदान बड़े बदमाश हैं, बड़ा करप्शन है और बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है और मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, और तो यानी एक फ़ज़ा ऐसी बन रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़ और सियासतदानों के ख़िलाफ़। सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी यही बातें कर रहे थे और सिकंदर मिर्ज़ा भी यही बातें कर रहे थे। तो चुनांचे उन्होंने फिर देखा कि ये तो सियासी पार्टी जो है इनमें कोई जानवान नहीं है। तो उससे पहले जो 2 बड़े वाक़यात हुए जिसकी वजह से जो गालिबन इस फौजी माशाल्लाह का फौरी मुजीब बने। एक तो ये था कि मुस्लिम लीग की सदारत जो थी वो खान अब्दुल क़य्यूम खान के हाथ में आ गई। अब वो जो थे वो उस पर बड़े जज्बाती थे और वो मुस्लिम लीग को एक बड़ी ताकत, सियासी ताकत बनाना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने मुसलसल यानी सारे मुल्क के अंदर जलसों का सिलसिला शुरू किया, बड़ी बड़ी तकरीरें शुरू की और उन्होंने एक जुलूस निकाला जिसका एक सिरा लाहौर में था
और दूसरा सिरा गुजरावाले में, इतना लंबा दस्तूर था। अब उससे सारे लोग बड़े घबरा गए कि भी अगर ये आदमी इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर तो, और फिर उनके खिलाफ बातें भी वो कर रहा था, तमाम फौज के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, इनसे इन्होंने तबाह किया, ये सियासी फौज। दूसरा ये हुआ कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए जो वो कॉरपोरेशन के तरह, उसमें जमात इस्लामी ने 25 नशिस्तें हासिल कर ली। अब ये भी उन लोगों के लिए जो जमात इस्लामी को एक ख़तरा समझते थे अपने लिए, और वो समझते थे कि मुल्ला लोग हैं आगे पता नहीं क्या कर लेंगे, तो उसकी वजह से भी ऐवान इक़्तिदार में एक हलचल पैदा हुई और उसके नतीजे में फिर ये मार्च। 26 सितंबर 1958 को डिप्टी स्पीकर शाहिद अली को इस पाकिस्तान ने कुर्सी मार के मार दिया। सिलसिला शुरू होता है। सरदार इब्राहिम ऐलान करते हैं कि हम सरहद पार करके कश्मीर आज़ाद करवाने जा रहे हैं। यानी अगर यहाँ की हुकूमत रोके तो ये कहा जाए, फिरोज़ खान थे ना कि जी कश्मीर आज़ाद नहीं करवाने देते, और अगर उधर जाएंगे तो वो मारेंगे ना, फिर हम कहेंगे कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तीसरा, खान अब्दुल्लाह उसी हफ्ते में पहाड़ में जा चढ़े। वाक़यात का एक सिलसिला बिल्ड किया जाता है। हमने तो ये सब 90 की दिहाई में देखा, कोई धमाका होता था कोई, तो हमें पता चल जाता कि अब आगे चल के क्या होना है। आखिर में जाके उन्होंने जब ये फ़ैसला किया इस्कंदर मिर्ज़ा ने कि मुझे अब ये आइन ख़त्म करना चाहिए ताकि ये पार्लिमानी जो इसके साथ एक टैग लगा हुआ है ये ख़त्म हो और मैं फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाऊं। उसके जहन में ये था कि वो कोई 3-4 महीने के लिए आइन को ख़त्म कर देंगे और सदारती निज़ाम के तहत या एक और आइनी मॉडल लेके आएंगे जो सदारती निज़ाम का होगा और वो फिर ज़्यादा पावरफुल सदर बनेंगे। इसके ऊपर उनकी अयूब खान से बात हुई और अयूब खान ने उनसे अग्री किया। इस्कंदर मिर्ज़ा ने उस रात तमाम वज़रा की दावत की थी और उसी रात मार्शल्ला लग रहा था। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब इस्कंदर मिर्ज़ा ने उन्हें मार्शल्ला की दावत दी। अगर वो कहते हैं ना कि अयूब खान ने नहीं लगाया इस्कंदर, वो ठीक कहते हैं, टेक्निकली तो उसी ने लगाया। अगर वो अयूब खान चाहते, कहते भाई आपका काम है आप संभालें, जिस तरह अब्दुल वहीद काकड़ ने किया, एक मिसाल कैद की ना अब्दुल वहीद काकड़ ने। तो अयूब खान ने उनसे कहा कि ठीक है आप मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं मार्शल लॉ लगा दें। और अयूब खान ने उनसे कहा कि आप सदर हैं, आप ही आइन को एब्रोगेट करें और आप ही मार्शल लॉ लगाएं। ये इस्कंदर मिर्ज़ा का फ़ैसला था। उस वक्त शायद ऐवान सदर में ये स्टाफ भी मौजूद नहीं था। समहाउ वो मैनेज किया गया और वो सदारती फरमान तैयार हुआ इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से आइन तोड़ने का और मार्शल लॉ लगाने का। उन्होंने अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। इस्कंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर को अपने हाथ पांव काट के यूपी आगे डाल दिए थे। ये बिल्कुल ऐसी था जैसे बहुत बाद में, शायद आपको याद हो, चेहरे के तस्सुरात परवेज़ मुशर्रफ के, जिस दिन वो 29 नवंबर 2007 को फौज की कमान कियानी साहब के सुपुर्द कर रहे थे। इसलिए मालूम था कि अब कियानी उन्हें नहीं छोड़ेगा, अब उनकी सदारत नहीं चल पाएगी। अब ये 7 अक्टूबर की बात है, लेकिन अगले 20 दिन के अंदर सारी दुनिया में, प्रेस में भी ये बात हो रही थी कि सदर इस्कंदर मिर्ज़ा हैं और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान हैं, इन दोनों में से असल आदमी कौन है। अच्छा, ये डिबेट हमारे यहाँ यूँ भी शुरू हो गई कि 1952 में मिस्र में जब फ़ौजी इनकलाब आया तो जनरल नजीब सामने थे और कर्नल नासिर पीछे थे। 1.5-2 साल बाद नासिर जो हैं वो इमर्ज आउट हुए और पता ये चला कि असल आदमी तो ये था और नजीब को अलग कर दिया गया। तो पाकिस्तान में 1958 में जब ये हो रहा था खेल, तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात डिस्कस की कि भाई हु अमंग द टू इज़ एक्चुअल पर्सन। तो सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब का गठजोड़ तो जो है, इट गोज बैक टू मार्च 51। तो
सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान एक दूसरे की रग रग जानते थे। उन्हें दोनों को ये मालूम था कि एग्जैक्टली वही बात ज़ियाउल हक भुट्टो वाली, कबर एक है लाशें दो हैं। तो एक को रहना था जिसके पास जनरल आज़म था, जिसके पास पिस्तौल थी, जिनके पास थप्पड़ था। अमेरिका ने भी फिर उस मौके पे ये चाहा कि ये डिसाइसिव होना चाहिए ये चेंज, और फिर जैसे मैंने लिखा भी है कि 27 अक्टूबर को जब कराची में ये खेल खेला गया कि अयूब खान ने अपने 4 जर्नल भेजे जिन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा से इस्तीफ़े इस पे साइन करवाए, और अगले दिन अयूब खान जो हैं वो सदर भी बन गए। उस मौके पे अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद था। तो ये जो कुछ हुआ ये मुझे यकीन है कि अमेरिका की पैट्रनेज में और अमेरिका के सुपरविजन में हुआ। बज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी के उस हिस्से की ताकत जिसे कहा जाता है कि इब्तदाई वर्षों में बहुत ताकतवर थे, उसके पीछे सिर्फ 2 लोग थे। एक का नाम अयूब खान था और एक का नाम सिकंदर मिर्ज़ा था। 13 फरवरी 1953 को a few weeks before martial law was imposed in Lahore, अयूब खान कौंसल जनरल से मिले हैं कराची में, अमेरिका गए। उससे कहते हैं वी वॉन्ट अलो दिस पॉलिटिशियंस टू रूइन द कंट्री, इफ नीडेड विल टेक ओवर। 58 की क्या बातें हम करते हैं, वो फरवरी तक में तैयार बैठे थे। अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद वो 11 साल दोनों ख़ित्तों के दरमियान राब्ता था, और अगर 1959 में इलेक्शन हो जाते तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पॉलिटिकल फॉर्मेशंस बन रही थी, 3 पार्टियां उभर के सामने आ गई थी। नेशनल अवामी पार्टी थी विद मौलाना भाषानी एज इट्स लीडर, अवामी लीग विद हुसैन शहीद सोहरावर्दी एज इट्स लीडर, और मुस्लिम लीग जिसके क़य्यूम खान उस वक्त सदर थे। तो अगला सियासी मंजरनामा जो था उसके अंदर सियासी नेशनल सियासी लीडरशिप उभर रही थी, पार्टीज़ उभर रही थी। उसको रोकने ही के लिए ये मार्शल लॉ लगाया गया। मैं समझता हूँ कि आज की कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो ये बेहतर डेकेड था। वो आज फिर उसके बाद से इतनी जमहूरियत भी नहीं देखने को मिली है। उसकी वजह ये थी कि अभी पॉलिटिकल केडर था, जैसा भी था, कमज़ोर था, जो भी था, लेकिन था। आज़ादी सहाफ़त भी किसी हद तक थी, उसमें भी इंटरफेरेंस होती रही, और किसी हद तक वहाँ पर जमहूरी हकूक़ भी लोगों के थे। इकनॉमिक तरक्की भी जो बुनियादी तौर पे आई है, ये बड़ा एक गलत नैरेटिव दिया गया है कि अयूब खान ने की है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तरक्की अगर किसी 10 साल में हुई है वो पहले 10 साल है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1953-54 में कोरियन वॉर के उभरने की वजह से पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 10% हुआ सालाना, 10% ग्रोथ इन 1 ईयर। इट वाज अ रिकॉर्ड, क्योंकि हमने बहुत हंगामी बुनियाद पर कपास और गेहूं और दीगर चीज़ें जो उनकी बड़ी डिमांड थी वो हमने भेजना शुरू कर दी। और उस ज़माने में कर्जे कोई नहीं थे। अगर आप सन 58 में उठा के देख लें पाकिस्तान की बैलेंस शीट, तो कोई कर्जा नहीं है, कोई इंटरनेशनल कर्जा नहीं था। इसका मतलब हम अपने जोर पे चल रहे थे। एक डिस्प्यूट ये सिर्फ था, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, कि मशरकी पाकिस्तानी ये कहते थे कि हम ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, और वो बात भी सही थी। अयूब खान के मार्शल लॉ का मतलब ये था कि अब फ़ौज हुकूमत करेगी, उसके अंदर बंगालियों का रिप्रेजेंटेशन 2% भी नहीं होगा। कोई एक जर्नल बंगाली नहीं था, कोई एक बड़ा ऑफिसर बंगाली नहीं था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मशरकी पाकिस्तान की नफसियाती तौर पर अलहदगी 1958 के मार्शल लॉ से शुरू हुई।